नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा के बारे में। इस समय आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उनकी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो इसी टॉपिक को लेकर क्या हिस्ट्री रही हमारी शिक्षा को लेकर, ब्रिटिश काल में क्या रहा, मुगल काल में क्या रहा, एंशिएंट टाइम में क्या रहा और वर्तमान में क्या है। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एजुकेशन, कल, आज और कल। इस टॉपिक को हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले इशू तो ये है कि एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो एजुकेशन का पैटर्न क्या था। तो एंशिएंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन का पैटर्न जो है ये रहा है कि गवर्नमेंट का, स्टेट का, राज्य का शिक्षा से संबंध नहीं था। मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से ऑटोनॉमी था, यानी निजी प्रयासों से लोग शिक्षा को प्रमोट करते थे। इसमें धर्म का काफी योगदान था। जो धार्मिक संगठन होते थे जैसे मंदिर हो गया, मठ हो गया, अग्रहार वो गांव होते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे। तो इनका दायित्व था शिक्षा का संचालन करना। हाँ, राज्य के द्वारा राजा अगर स्वयं इंटरेस्टेड है तो वो कभी कभी डोनेशन दिया करता था और उन्हीं खर्चों से वो सारे शिक्षा के खर्च निकलते थे। अदरवाइज ये एक इंडिपेंडेंट वर्क था और इसमें धर्म का विशेष महत्व था शिक्षा में। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में हमारे पास विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे और इन विश्वविद्यालयों की वजह से भारत में अनेक ऐसे विद्वानों का जन्म हुआ और भारत जो है विश्व गुरु की स्थिति में पहुंचा। तो शिक्षा वो इंस्ट्रूमेंट है, वो हथियार है जो हम पूरी तरीके से जिसका प्रयोग करके हम आगे अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसका प्रमाण है प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था। उसके बाद जब हम मध्यकाल में आए तो मध्यकाल में शिक्षा का दायरा सीमित हुआ, क्योंकि मध्यकाल में आप देखेंगे कि मुस्लिम शासन व्यवस्था रही है और उस शासन व्यवस्था में कोई विशेष सरकार राज्य की तरफ से तो प्रमोशन दिया नहीं गया। साथ ही साथ जो लोग थे जो इंडिपेंडेंट एफर्ट्स कर रहे थे जैसे मंदिर, मठ वगैरह, तो इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही और इन लोगों ने भी कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं लिया। और यही कारण है कि प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों के नष्ट होने के बाद पूरे मध्यकाल में हम कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं पाते जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसके बाद हम ब्रिटिश काल की बात करें, जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की हमारी शिक्षा व्यवस्था से। लेकिन जब वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए, जब उन्होंने यहाँ पर अपने रूल को इस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद हमारे कल्चर को इम्पैक्ट करके अपना इम्पैक्ट डालने के लिए, कन्वर्जन के लिए और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया। इसके लिए सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो 1813 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगी। हालांकि इस बात को लेकर विवाद हो गया कि भारतीयों को शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी। आगे चलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले कमीशन का गठन किया और मैकाले कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए 1835 से अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में एडॉप्ट कर लिया गया। हम यहाँ पर केवल माध्यम की बात नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेजी को अडॉप्ट कर लिया गया, ये बुरी चीज थी, अच्छी चीज थी, लेकिन उनका मोटिव क्या था इस शिक्षा को इंट्रोड्यूस करने का। तो उनके 2 मोटिव थे। एक तो ये था कि अपने कल्चर के बारे में ऐसी इमेज हमारे सामने प्रस्तुत करना कि हम अपने कल्चर को हेट करें और उनके कल्चर को प्राउड करें, यानी प्राउडली हम उनके कल्चर को एक्सेप्ट करें और अपने कल्चर को, अपने पास्ट को हम पूरी तरीके से इग्नोर करें, उस पर शर्मिंदगी महसूस करें, ताकि हमारा जो लगाव है, हमारा जो झुकाव है वो उनके कल्चर, उनकी संस्कृति और उनकी तरफ बढ़े। दूसरा उद्देश्य ये था इनकी शिक्षा व्यवस्था का कि वे भारत में सस्ते
क्लर्क और चपरासी के पदों पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता की तलाश करना चाहते थे और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इन्होंने यहां पर शिक्षा व्यवस्था को शुरू किया। ये व्यवस्था आगे बढ़ती गई। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया और चार्ल्स वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन के बेस पर 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और इन विश्वविद्यालयों का जो उद्देश्य रहा वो ये था कि ये एग्जामिन बॉडी के रूप में काम करेंगे। लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर इनको स्थापित किया गया था। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन आया और हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन ने ये रिकमेंड किया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाए, यानी स्थानीय भाषा में दी जाए। इसके बाद कर्जन के शासनकाल में एजुकेशन को लेकर रैले कमीशन और रैले कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को पास किया गया और इसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के ऊपर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। 1917 में सैडलर कमीशन, इसके अलावा 1929 में हर्टोग कमीशन और 1944 में भी एक कमीशन बनाया गया। कुल मिलाकर आजादी के पहले ब्रिटिश काल में जो शिक्षा व्यवस्था रही है उस शिक्षा व्यवस्था का अगर हम उद्देश्य देखें तो भारत को डेवलप करना, भारत को विश्वगुरु बनाना या भारत को आगे ले जाना उनकी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य कदापि नहीं था। वो केवल इतना चाहते थे कि भारतीयों को इतनी शिक्षा दी जाए कि वो हमारे काम आ सके, बस। और यही होता रहा। भारत को आज़ादी मिली 47 में, तो आज़ादी के बाद आवश्यकता महसूस की गई कि शिक्षा को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। दुर्भाग्य से 47 में आजादी मिली और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में आपको समय आप देखेंगे, देखिए 47 में भारत को आजादी मिली 1947 में, और एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इंप्लीमेंट की गई 1968 में, यानी आजादी के 19 सालों के बाद, लगभग 19 साल, 20 साल भी कह सकते हैं, 19-20 साल के बाद जो है हमारे देश में पहली शिक्षा नीति को लागू किया गया। कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करते हुए 1968 में एक नई शिक्षा नीति आई, लेकिन दुर्भाग्य से इस नई शिक्षा नीति में कुछ भी ऐसा नहीं था कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए या नॉलेज हब के रूप में रखा, डेवलप किया जाए। हाँ, काम चलता रहा। अपने एफर्ट्स के द्वारा हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते रहे अपने प्रयासों से, लेकिन सरकार का प्रयास और शिक्षा नीति का प्रयास मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा था कि जिससे क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके या यूनिवर्सल लेवल पर यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रमोट किया सके। ऐसी कोई चीज हमें इस पॉलिसी में दिखाई नहीं पड़ती। इसके लंबे अरसे के बाद 1986 में फिर से एक एजुकेशन पॉलिसी आई जिसको हम कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई। इसके बाद 1992 में कुछ रिफॉर्म्स किए गए और इसके बाद लंबे अरसे तक इस विषय पर कोई गंभीर चिंतन नहीं किया गया। मुझे लगता है कि इस विषय को ही अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन अब फिर से एजुकेशन एक हाईलाइटेड इशू है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अभी डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन नहीं आई है। हाँ, एडॉप्ट कर लिया गया है उस प्रस्ताव को, उस शिक्षा नीति को। तो उसको हम देखें, सबसे पहला तो उद्देश्य इस शिक्षा नीति का, जो नई शिक्षा नीति है, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए उनको हम देखेंगे। इसके द्वारा क्या अचीव करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। वैसे इसको बनाने में 3 से 4 साल का समय लगा। एक लंबे डिस्कशन के बाद ये शिक्षा नीति सामने आई है और इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है, इसको तैयार किया गया है भारत के महान वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन जी के द्वारा
उन्होंने इसको तैयार किया है। इसमें आप देखेंगे कि डिस्कशन का जो समय है 26 जनवरी 19 से लेकर 31 अक्टूबर 19 तक इसमें डिस्कशन हुआ। इसके बाद फाइनली इसे अब जाके कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया। अभी इसमें डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये वर्क अभी इस पे होना है, अभी ये हुआ नहीं है। तो इसमें मेजर चेंजेस क्या किए गए, क्या मोटिव है इसका, तो अगर मैं मोटिव की बात करूं तो इसका एक सिंगल मोटिव ये है कि आज जो एजुकेशन सिस्टम हमारा हो चुका है कि रटने की पद्धति पर आधारित है, स्किल डेवलप नहीं हो पा रही हमारी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। तो जो डिमांड है मार्केट की, इंडस्ट्री की, उस डिमांड के अकॉर्डिंग स्किल्ड पर्सन को डेवलप करना, इनोवेशन को प्रमोट करना और बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करना। केवल किताबों का बोझ जो है वो क्रिएटिविटी के लिए कारण नहीं है। प्रैक्टिकल तरीके से यानी व्यवहारिक रूप से उनके अंदर एक क्रिएटिव अप्रोच को डेवलप करना। इसमें एक बड़ा अच्छा सुधार किया गया है कि अभी तक हम जो शिक्षा पर खर्च करते रहे हैं जीडीपी का, वो लगभग 2% या 2.5% के आसपास होता रहा। इसको नई शिक्षा नीति में बढ़ाकर 6% तक ले जाने की बात की गई है कि अब हम इस पे जीडीपी का खर्च बढ़ाएंगे, क्योंकि जब मेजर चेंज होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ाने होंगे और जीडीपी के 6% तक लाने की बात की गई है। अब मैं इसके की पॉइंट्स की बात करता हूं। इसमें की पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें एक नया फार्मूला लागू किया गया है, 5 + 3 + 3 + 4। इसके पहले जो फार्मूला था वह 10 + 2 का था, यानी 12वीं तक की शिक्षा के लिए 10 + 2 का फार्मूला था, उसको अब हटा दिया गया है और उसकी जगह पर एक नया फार्मूला आएगा 5 + 3 + 3 + 4। ये है क्या, देखिए, अच्छा ये 12वीं तक की पढ़ाई के लिए है। अब 12वीं तक की पढ़ाई के लिए इस फार्मूले के तहत ये है कि जो पहला स्टेप है 5, तो ये शुरू होगा आपका, कब से शुरू होगा, तो इसको अगर आप देखेंगे तो प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी जिसको आज हम कहते हैं प्री स्कूल कहते हैं और आंगनबाड़ी के रूप में भी चलता है, तो 3 साल की एज से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी और ये प्रक्रिया चलेगी बच्चे की जब तक बच्चा 8 साल का हो जाएगा तब तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें एक आंगनबाड़ी जैसी व्यवस्था होगी, वो 3 साल की हो गई और उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2, यानी ये जो स्टेज होगी इसको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। फाउंडेशन स्टेज क्यों कहा गया है, साइंटिफिक रिसर्च ये प्रमाणित कर चुके हैं कि बच्चों की जो मेंटल जो ग्रोथ होती है वो मेंटल ग्रोथ 7-8 साल की एज तक मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद ज़्यादा मेंटल ग्रोथ नहीं होती, यानी उसके जो ब्रेन की ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम 7-8 साल तक हो जाती है। तो उस एज में अगर हमने उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया तो निश्चित रूप से आगे चलकर उसके अंदर किसी भी स्किल को हम इजीली डेवलप कर पाएंगे। तो इस शिक्षा व्यवस्था की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इसमें फाउंडेशन स्टेज को इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसके पहले इस इशू को इग्नोर किया गया, ऐसी चीज नहीं थी। अब ये कम से कम यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 से 8 साल तक का बच्चा, यानी जब क्लास 2 में वो जाएगा तो वो फाउंडेशन स्टेज को पार करके आएगा, यानी उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग बेस पर होगी। अच्छा, ये तो 5 का हो गया। 3 में क्या होगा, तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 ये हो जाएगा आपका सेकंड यानी 3। उसके बाद 6, 7 और 8, और ये 4 ईयर में क्या होगा, 9, 10, 11 और 12। तो ये नया फार्मूला है 5 + 3 + 3
+4। इसमें क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स करने की व्यवस्था की जाएगी और राज्य या स्थानीय स्तर पर उस क्षेत्र में जो भी ट्रेडिशनल स्किल या जो भी रिक्वायर्ड स्किल होगी वो बच्चों के अंदर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी 6 to 8 इयर्स के बीच में। इसके बाद क्लास 9 to 12 में भी एक मेजर चेंज किया गया है और मेजर चेंज ये है इसमें कि इसको सेमेस्टर वाइज साल में 2 परीक्षा होगी। सेमेस्टर वाइज बोर्ड परीक्षा के इंपॉर्टेंस को कम किया गया है। ये सेमेस्टर वाइज परीक्षा का फायदा क्या होगा? सेमेस्टर वाइज परीक्षा का फायदा ये होगा, अभी तक क्या है आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम के समय 3-4 महीने पहले बच्चे सीरियसली पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें भी 9th और 11 तो बिल्कुल यूजलेस होता है, उसमें तो पढ़ाई करते भी नहीं, एग्जाम भी नहीं होता और न ही उसका वैल्यूएशन होता है प्रॉपर तरीके से। बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम भी नहीं देते 9th और 11 का, सीधे 10th और 12। तो पढ़ाई तो 4 साल की कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें उन्होंने केवल 3-4 महीने ही परिश्रम किया, मेहनत किया। अब इस सेमेस्टर वाइज से क्या होगा कि उन्हें हर चूंकि 6 महीने पर परीक्षा देनी है तो उनको हमेशा अपने अध्ययन को कंटिन्यू रखना होगा। तो ये इसकी विशेषता होगी। इसके अलावा जो इसका मोटिव है इस शिक्षा व्यवस्था का अगर आप देखें तो इसका सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसको इंडस्ट्री और उनकी जो डिमांड है स्किल, क्योंकि बच्चा एजुकेशन पूरी करने के बाद जब मार्केट में आता है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो देखता है कि एम्प्लॉयमेंट की जो प्लेस है वहां पर उसकी शिक्षा वो यूजफुल नहीं है। तो ये चीज ना हो, वो डायरेक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकले और जब इंडस्ट्री में जाए तो वो इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा कर सके। तो ये तो जो चेंज किया गया क्लास 12 तक, ये फार्मूला मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, 5+3+3+4। इसके बाद डिग्री लेवल पर भी चेंजेस किए गए। अच्छा एक चीज और बता दूं, इसमें जो असेसमेंट होगा बच्चे का उसको कहा गया 360 डिग्री असेसमेंट, ऑलराउंड असेसमेंट होगा। इसमें 3 स्टेज बताया गया, बच्चा खुद को मार्क्स देगा, उसके सहपाठी मार्क्स देंगे, शिक्षक मार्क्स देंगे। अच्छा डिग्री लेवल पर भी चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किया गया है? और उसमें चेंज ये किया गया डिग्री लेवल पर, आप देखेंगे कि इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था की गई। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी समय कोर्स को छोड़ भी सकता है, किसी दूसरे कोर्स में इंटर कर सकता है और फिर उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर पुराने कोर्स में वो रिपीट कर सकता है। अभी तक की व्यवस्था ये थी कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं और 4 साल का बीटेक का है और 3 साल आपने पूरा कर लिया और किसी वजह से आप लास्ट सेमेस्टर नहीं दे पाए तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी, आपकी वो सारा का सारा जो आपने किया 3 साल वो यूजलेस हो गया। वैसा नहीं होगा। इस नई शिक्षा व्यवस्था में इसकी व्यवस्था की गई है कि 1 साल भी अगर आपने कोर्स को किया तो अगर 1 साल के बाद आपको छोड़ना पड़ा और 4 साल का अगर ग्रेजुएशन है वो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल तक कर लिया तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल कर लिया तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और 4 साल कर दिया तो उसको रिसर्च और एडवांस स्टेज की डिग्री आपको दे दी जाएगी। तो ये जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की जो व्यवस्था है ये भी एक तरीके से एक नया एफर्ट्स है इस शिक्षा व्यवस्था में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से एक परफेक्ट आइडियोलॉजी है ये। अब प्रॉब्लम क्या होगी इसके इम्प्लीमेंटेशन पर, क्योंकि प्लान को बना लेना और प्लान को एग्जीक्यूट करना दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। जब तक प्लान को हम प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक प्लान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हम उस प्लान को का जो रिजल्ट है वो हम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि निश्चित रूप से जो ये प्लान बनाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने की व्यवस्था भी की जाएगी
हमारे देश में विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा रास्ता निकाला जाएगा ताकि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। एक विषय में और इसमें आपको ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके द्वारा अंग्रेजी मीडियम को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें कहा यह गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो फाउंडेशन स्टेज है और प्री प्राइम और जो प्राइमरी तक का जो स्टेज यानी क्लास 5 तक, बच्चों को उस लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए जहां तक संभव हो। ये भी लाइन लिखी हुई कि जहां तक संभव हो बच्चों को उस भाषा में शिक्षा दी जाए जो उनके घर की भाषा है, यानी जिसमें वो इजीली समझ सकते हैं। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो लैंग्वेज होती है और एक होती है लर्निंग। तो जो प्रेशर है वो लैंग्वेज पर नहीं, लर्निंग पर है। लर्निंग है, जैसे मान लिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी के अंदर एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक एटीट्यूड डेवलप करना है, तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी अगर उसे आएगी अच्छी तभी वो डेवलप होगा। वो रुझान, वो समझ विज्ञान की अगर उसके अंदर आ गई, स्टार्टिंग में ही विषय की समझ आ गई, तो वो आगे चलकर भाषा को तो सीख लेगा। भाषा कोई बड़ा इशू नहीं, भाषा है क्या, वो केवल वे ऑफ एक्सप्रेशन है। तो लर्निंग एक अलग चीज है। तो उम्मीद है कि निश्चित रूप से आगे भविष्य में हम शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर भविष्य देखेंगे और निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था जो परिवर्तन होगा वो हमें फिर से वही स्थिति में ले जाएगी, विश्व गुरु की स्थिति में ले जाएगी और भारत पूरी दुनिया को लीड करने में सक्षम होगा। नमस्कार। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर कोई आपकी जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट करिए। कोशिश करूँगा आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए। थैंक यू।